बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं आसिफ खान और वर्ल्ड कप 2023 के बाद का ये पहला प्रोग्राम है। तो वर्ल्ड कप में आप सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और भारत की टीम को फाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हमारे मौजूआत कुछ और हैं। आज के क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ एक छोटा सा मसला गुज़िश्ता दिनों हुआ जब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने टीम का ऐलान किया ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस जिन्होंने खेलने हैं। तो उन्होंने हारिस रऊफ़ के हवाले से कहा कि हारिस रऊफ़ खेलना नहीं चाहते। तो हारिस रऊफ़ खेलना चाहते हैं नहीं चाहते, टेस्ट मैचेस के लिए वो मौजू हैं नहीं हैं, इसके लिए जो सबसे फिटिंग आदमी है उसका नाम है आकिब जावेद। पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली, उसके बाद यूएई की कोचिंग की, पाकिस्तान की टीम के साथ भी वो बतौर कोच रहे और अब लाहौर कलंदर्स के साथ पहले एडिशन से लेके अब तक मुंसलिक हैं। बतौर चीफ कोच आप उनको कह सकते हैं, बतौर द डायरेक्टर ऑफ लाहौर कलंदर्स आप उनको कह सकते हैं, और हारिस रऊफ़ भी उन्हीं की दरियाफ्त है। तो आकिब जावेद साहब मेरे साथ हैं। उनसे बस छोटा सा एक ही सवाल है आकिब साहब आपसे कि हारिस रऊफ़ के हवाले से वहाब रियाज ने जो कहा कि उनको टेस्ट मैच के लिए कहा गया था वो नहीं खेले, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, हारिस रऊफ को लेके आजकल काफी गर्मा गर्मी चल रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने भी ये कहा कि उनको कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट स्क्वाड में जाएं और उन्होंने माजरत कर ली कि वो रेस्ट पे जा रहे हैं, बॉडी उनकी फटीक है। तो इसके ऊपर लोग काफी क्रिटिसाइज भी उनको कर रहे हैं। लेकिन एज कोच मैं समझता हूं कि जो एज चीफ सेलेक्टर जो आप डिसीजंस लेते हैं वो उनकी कोई ना कोई बेसिस तो होनी चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं हमने उनको इज्जत देनी है, तो वो बच्चे जो सारा साल गर्मियों में धूपों में चार चार रोजा मैच खेलते हैं फर्स्ट क्लास के, तो जब वो आप उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर ये जस्टिफाई तो बात नहीं करती आपकी कि हमने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको इज्जत देनी है। हारिस रऊफ के हवाले से एक प्लेयर है जो पिछले एक साल से 4 डे का एक मैच नहीं खेला। आपका क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट और खुद हारिस का फोकस यही था कि वाइट बॉल के ऊपर फोकस करना है, और अचानक एक दिन आप किसी प्लेयर को कहें कि नहीं आपने 2 हफ्ते बाद टेस्ट मैच खेलना है, तो उसके लिए वो कैसे रेडी हो सकता है? उसकी एक प्रैक्टिस होती है, आपने 3-3 स्पेल 4-4 स्पेल एक दिन में करने होते हैं। जिसके ऊपर एक और बहुत ही मजाका खेज कमेंट आया कि हमने तो उसे कहा है कि सिर्फ हमें 10 से 12 जो है ओवर दिन में आपसे करवाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तानी टीम वहां खेलने जा रही है, प्रैक्टिस के ऊपर जा रही है कि आप ड्यूरिंग द मैच आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे एक बॉलर को? 4 बॉलर्स में से एक बॉलर 10 ओवर करेगा तो बाकी कितने करेंगे? आई थिंक सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ आपको अपनी क्रिकेट को ठीक करना होगा। एंड आई होप कि चीज़ें जो है आगे जाके बेहतर हो जाए। वी होप फॉर द सेम कि चीज़ें आगे जाके बेहतर हों। आकिब जावेद की बात आपने सुनी, उन्होंने वजाहत कर दी हारिस रऊफ़ के हवाले से। एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आई विल जॉइन यू वंस अगेन विद डॉक्टर नुमान नियाज़। स्पोर्ट्स वन में खुशामदीद। आकिब जावेद की आपने बातें सुनी ब्रेक से पहले। ब्रेक के से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। उनका नाम ही काफ़ी है, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया का, वहाँ वो पहचाने जाते हैं फॉर हिज वर्क ऑन क्रिकेट। उसके अलावा मेडिसिन से भी उनका गहरा ताल्लुक है, पीएचडी भी हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है डॉक्टर साहब ने। तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आपको खुशामदीद स्पोर्ट्स वन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ, और ये आई फील प्राउड कि आपने मुझे बुलाया है, अरे नहीं बिकॉज आई रेट सो वेरी हाई। और जो आपकी कंसेंशियसनेस है और जिस किस्म का एल्ट्रुइस्टिक जर्नलिज्म आप करते हो एजेंडर्स के सर, बगैर, सर थैंक और यू, थैंक मैं यू। समझ मैं समझता हूँ कि यू हैव टू इवॉल्व फर्दर ताकि आप रोल मॉडल बनो फॉर अदर पीपल टू फॉलो। सर 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 और ट्विटर और एक्स में जो एक दिन में जर्नलिस्ट बन जाते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दे शुड नो कि आपको क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो अच्छा आई एम अच्छा। प्राउड ऑफ यू। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके पीछे किताबें मैं देख रहा हूँ इतनी सारी। आप मेमोरेबिलिया कलेक्शन में भी दुनिया में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 है। ये इस पर शायद आपसे कोई बात किसी ने की नहीं या आपने आके ये बात नहीं की। ये मेमोरेबिलिया का क्या किस्सा है? आपके पास कितना ख़जाना है क्रिकेट का? आसिफ, एक तो आपने सही कहा, मेरी जो कलेक्शन है क्रिकेट की, एक तो वो डायनामिक कलेक्शन है। वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किताबें हों,
इसमें ऑटोग्राफ्स हैं ओरिजिनल्स, और ऑटोग्राफ्स हैं 1876-77 से लेके अब तक। ओहो। उसके बाद मेरे पास मैच प्लेड बैट्स हैं, जिसमें सर डोनाल्ड ब्रेडमैन के 2 हैं, WG ग्रेस का है, विक्टर ट्रम्पर का है, क्लेम हिल का है, बिल पॉन्सफोर्ड का है। उफ। सो इस किस्म के वो बल्ले हैं। डगलस जार्डीन का है 1932-33 बॉडी लाइन सीरीज का। क्रिकेट बॉल्स हैं। सेकंड टेस्ट मैच एवर में जो बॉल यूज हुआ वो भी मेरे पास है। 1902 में जो बॉल यूज हुआ वो भी मेरे पास है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई हैव अबाउट 19,500 बुक्स, जिसमें से 8,500 क्रिकेट के फर्स्ट एडिशंस हैं। और ब्रेचर वगैरह जो हैं, जो कि बहुत स्कैंट हो गए हुए हैं, विजडन्स हैं, और उसके बाद जेम्स लिली वाइट हैं। तो ये मोस्टली हैंड साइन में रखता हूँ, और ये फर्स्ट एडिशंस में रखता हूँ। ये तो सारे उसके जी जी। जी जी बताइए। कंटिन्यू नहीं नहीं, आपका सब मुकम्मल तो कीजिए अपनी इट बात। इज द लार्जेस्ट पर्सनल कलेक्शन इन द वर्ल्ड। उफ, लार्जेस्ट पर्सनल कलेक्शन। तो इसमें कोई एक फेवरेट अगर मैं आपसे पूछूं तो ज्यादती होगी। ये तो आपके बच्चों की तरह है, हर हर चीज़ ही कीमती है, हर चीज़ ही अच्छी है। कोई ऑफ ऐसी चीज़, कोर्स WG ग्रेस का बैट आपके पास है, ओरिजिनल बैट जिससे WG ग्रेस। ओरिजिनल मैं रखता ही जी मैच प्लेड ओरिजिनल बैट्स हूँ। और मेरे पास विक्टर ट्रम्पर का 1899 लॉर्ड्स टेस्ट का भी है, जिससे उन्होंने 135 किया था। क्लेम हिल का भी 1899 का बल्ला है लॉर्ड्स में, जब उन्होंने 135 किया था। डोनाल्ड ब्रेडमैन का जो है वो रीसेंट टूर। रीसेंट हिस्ट्री में अगर 50 साल या चले 20 साल के दौरान जो रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसे ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड है, इस दौर का कुछ है आपके पास? ऑफ कोर्स वैसे तो मैं एडवर्डियन एज का शुदाई हूँ, यानी कि प्री वॉर, लेकिन ऑब्वियसली कलेक्टर हूँ। तो मेरे पास हर जनरेशन का, हर ईरा का है। ब्रायन लारा के मेरे पास मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी जो 375, 501, 400, वो वो मेरे पास ओरिजिनल हैंड साइन फोटोग्राफ्स हैं। ब्रायन लारा का एक 150 का किया हुआ मैच प्लेट बैट है। ब्रायन लारा का वो ब्लेजर है जो उन्होंने डिनर पे यूज किया था जब उन्होंने 375 किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। ब्रायन लारा की वो शर्ट है मेरे पास, जब वो 375 कर रहे थे ओह, उन्होंने पहनी हुई थी। सो हैंड साइंड है। ब्रायन लारा तो और आपके पास मेहमान भी रहकर गए हैं इस्लामाबाद में। जी जी, उनसे तो वो आप। मेरे घर में, हाँ वो तो मेरे घर पे पागल हो जाते हैं देख के। सर विवियन रिचर्ड्स ने बहुत कुछ मुझे खुद दिया इंस्पायर होके। पहले वो 2017 में आए, और उसके बाद जब दोबारा 2021 में आए तो अपना कुछ 1976 पाकिस्तानी, का किसी पाकिस्तानी प्लेयर का कुछ है आपके पास रिसेंटली? मेरे पास जी 1952-53 से लेके अब तक है। वाह यार डॉक्टर साहब। और बाबर आजम के रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो शर्ट है जिससे उन्होंने सेंचुरीज की थी सक्सेसिव, वो साइंड है। फखर की 200 वाली शर्ट साइंड है। और 1992 वर्ल्ड कप विनिंग शर्ट साइंड है ऑफ आई के। तो एक और काम करते हैं डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं जिक्र करता रहूँ। आप अपना कोई एग्जीबिशन रखिए, कुछ कीजिए। यूट्यूब पर आप एक्टिव हैं कॉट बिहाइंड के थ्रू राशिद लतीफ़ साहब के साथ, उसमें कुछ आपने किए भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको फैलाएं, और ये मेरा आपसे गुजारिश है। और आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरे पास 28,000 ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं, और 1200 ओरिजिनल पोस्ट कार्ड्स हैं प्री। और मेरे पास चाइना सेरामिक्स हैं, WG। अच्छा, आपको एक आपके शायकीन के लिए ये चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये 1890 का ओरिजिनल WG ग्रेस का वुडन स्कल्पचर। भाई आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। ये सो छोड़े आई डॉक्टर, ये आई लिव इन क्रिकेट। इस पर तो मैं आऊँगा इस्लामाबाद आपके घर पे पिंडी में, तो इस पर तो अलग से प्रोग्राम हो जाएगा, हम करेंगे इस पर श्योर। प्रोग्राम। अब आइए डॉक्टर साहब, क्रिकेट की बात करते हैं। ताज़ा जो वाक़या हुआ, इमाद वसीम रिटायर हो गए। इमाद वसीम इज़ जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड। क्यों रिटायर हुआ वो? यार इमाद वसीम एक एनिग्मा है। इमाद वसीम मैं तो शुरू से देख रहा हूँ। इनका मुझे पहला फर्स्ट क्लास मैच भी याद है, 2007 में सिल्वर लीग हो रही थी, कायदे आजम ट्रॉफी, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में इन्होंने 88 किया था अपनी मेडन इनिंग्स में। तो मैंने वहाँ से फॉलो किया हुआ है। फिर इनके 2 ब्रिलियंट सीजन लगे थे, 2013-14 और 2014-15, जहाँ से ये पाकिस्तान कंटेंशन में आए थे। और इन्होंने 5 सेंचुरियाँ की थी 2 सीजन में, 207 भी कर दिया था इन्होंने 2014-15 में। बहुत टैलेंटेड, बहुत इम्पैक्टफुल, वाइट बॉल का बेहतरीन कंपेटिटिव किस्म का ऑलराउंडर। और मैं ये समझता हूँ, कप्तानी भी की इन्होंने पाकिस्तान की। मैं ये समझता हूँ कि ही हैज़ नॉट बीन हैंडल्ड प्रॉपरली। ये एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी था और डिफिकल्ट प्रॉपर्टी था। इनको ना हमने ठीक तरह से शेपरॉन किया। ये थोड़ा सा इम्पल्सिव है, हार्ड माइंडेड है,
और मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट फेलियर है। और आज शायद ये काउंटर रिएक्टिव एक्शन है इनका, जो ये रिटायर हुए हैं। और अगर मैं ताने बाने जोड़ने की कोशिश करूं, पहले ये खबर आ रही थी कि इन्होंने इस्लामाबाद को कैप्टन करना था नेशनल T20 में, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया, ही स्टेट बैक, ही डिडंट मूव टू कराची, स्टेट बैक इन इस्लामाबाद। इन्होंने प्रेफर किया T10 लीग जो होने जा रही है दुबई में। इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी था, बोर्ड ने एनओसी देना था, एंड प्रोबेबली ये कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि ही हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। इट इज़ नॉट अमाज, बट इट इज़ पाकिस्तान लॉस। और एक चीज़ और इसके हवाले से, इनको टीम में जब T20 से निकाला गया, वो गलत निकाला गया था। इन पे एक्यूजेशन और एलिगेशन ये थी कि जी नी इंजर्ड है, फिट नहीं है, और ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं रहता। आई पर्सनली ये सब कुछ absurd था, और ही कुड हैव हेल्प पाकिस्तान इवन इन दिस कमिंग वर्ल्ड कप इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज इन 2024। चलें, अब तो बात पीछे रह गई, लेकिन मुझे जो लगता है वो T20 जो कराची में हो रहा है उसमें जो पैसे मिलते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। जो T20 में T20 लीग या T10 लीग जो होने जा रही है उसमें पैसा मिलेगा, तो ये भी तो खिलाड़ी को देखना होता है। मुझे लगता है ये वजह भी हो सकती है। सिर्फ फाइनेंशियल्स आजकल के इकोनॉमिक पैरिटी के दौर में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि प्राइवेट चैनल पे जो चेक मिलता है हम लोगों को प्रोग्राम होस्ट करने का, उस पे ज़कात कटती है। और जो शायद हमें एक टाइम पे पीटीवी से मिल रहा था, पाकिस्तान टेलीविजन से, उस पे शायद ज़कात मिलनी चाहिए थी। सो ज़कात ये मतलब ज़कात या टैक्स? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं है। अच्छा मैं जो एक वो अच्छा सरकाज़म कर रहा हूँ अच्छा अच्छा। कि इतने पैसे होते हैं प्राइवेट चैनल से जो मिलते हैं, उसमें ज़कात कटती है, और जो हमें यहाँ से मिलते हैं उसमें शायद ज़कात मिलनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, आसिफ, ऑन अ सीरियस नोट, आपको प्रायोरिटीज और लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। नेशनल ड्यूटी या वर्किंग, या आपका बड़ा क्लियर होता है कि जस्ट टू डॉन योर नेशनल कलर्स एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो और उसके लिए अगर आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी होता है, तो आप प्रायोरिटीज देते हैं कि आपने फाइनेंशियली अपने आप को देखना, अपने फ्यूचर को देखना है, या आपने जो है अपना आपने करियर को देखना है। अब आपके सामने है, बाबर आजम ने बिग बैश जो है वो रिफ्यूज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, $450,000। ठीक है ना। और वो जो सरोगेट कंपनीज इनको ऑफर कर रही थी 250 मिलियन, वो भी छोड़ दिया। तो ये आप इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड प्रेफरेंसेस होती हैं कि आप कितने कमर्शियल हैं और आप कितने प्रोफेशनल हैं, और आपकी प्रायोरिटीज। बाबर आजम का आपने नाम लिया, सरोगेट मार्केटिंग का नाम लिया, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे करूंगा, बाबर आजम ने खुद छोड़ी कप्तानी। बाबर आजम पे कोई प्रेशर था? वो अगर करना चाहते तो कंटिन्यू कर सकते थे? क्या कहानी हुई है बाबर आजम के स्टेप डाउन करने के पीछे? आपको अंदर की बातें आपके पास होती हैं? आसिफ, आपके पास मेरे से ज्यादा होते नहीं हैं। नहीं, आप सर, एनीवेज आप, यार, यू आर इन द बाबर का बड़ा हॉट सीट। बाबर का बड़ा सिंपल है यार, कि फर्स्ट जब ये हैंड पिक हुआ था टू लीड पाकिस्तान इन 2019 अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, ही वाज अ रॉन्ग चॉइस। और कहीं कप्तानी कहीं नहीं की हुई थी, उनमें वो तड़ नहीं थी, वो इम्पैक्ट नहीं था, वो लीडरशिप के जो आपको कुछ चाहिए होते हैं, एक पैटर्न नहीं था। और सिर्फ उनके पास जो था वो वर्ल्ड क्लास टैलेंट, स्किल, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज बैटिंग। Probably he's one of the finest batsmen in the history of Pakistan of all अग्रीड generation. अग्रीड। अच्छा, अब आपने कप्तान जब बना दिया, और उसके बाद T20 में स्पेशली इनकी एक कंफर्ट जोन बनी, जिसमें इनको T20 के बड़े गन प्लेयर्स मिले, इंक्लूडिंग शादाब था, आपको शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट कर रहा था, रिजवान वाज कॉम्प्लीमेंटिंग, सो हसन अली वाज परफॉर्मिंग देन, और इमाद वो जो है आपका मोहम्मद नवाज वाज देयर, सो हारिस रऊफ आ गया। तो ये एक टीम बनी, और इस टीम की जो खासियत मुझे नजर आई, जो कि शायद पिछली टीम जिनमें लेजेंड्स भी थे वो नहीं कर सकती थी, इनमें एक बॉन्डिंग थी, और ये बहुत ग्लूड थे, ये बड़े यूनिटी के साथ जो है एक टीम थी, ये इंडिविजुअल्स नहीं थे 11। फिर इन्होंने परफॉर्म किया 2021 के T20 वर्ल्ड कप के, अगर आप सेमीफाइनल, 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल, तो व्हाट एल्स यू नीड। और अभी भी आप रिकॉर्ड देखें तो शायद सरफराज के रिकॉर्ड को बेहतर बाबर नहीं किया है तो T20s में। ये तो हो गया एक सेट। दूसरा सेट ये है कि जिस वक्त आपकी मैनेजमेंट वीक होती है, एडहॉकिज्म लगा होता है, सालों साल आप बीओजी नहीं बना सकते, तो उसमें ये प्लेयर पावर तो आई। और जब प्लेयर पावर आई, क्योंकि आईसीसी रैंकिंग्स आ रही थी, सक्सेस स्टोरी थी, तो वहां पे ऐसे लगा मुझे कि थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में इन्होंने बाकी किसी को आने नहीं दिया,
जो इन इंडिविजुअल्स इनके क्लोज थे वो क्लोज रह गए, द प्लेयर्स आई एम टॉकिंग। और इन्होंने शायद T20 के प्लेयर्स पे बेट किया कि वो ODI में भी डिलीवर कर देंगे, विच वाज ए रॉन्ग चॉइस। तो इसका फेलियर का फ्लैग तो बाबर को लेना चाहिए। अब असल कहानी क्या है कि बाबर इसके बावजूद भी इनको कोई ना हटाता, जो इनका एक प्रोफाइल हो गया हुआ था। कहानी शुरू होती है जब PSL 8 में मोहम्मद रिजवान ने सरोगेट कंपनी का लोगो लगाने से इनकार कर दिया। ओह, तो बैक एंड पे बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, चलें डॉक्टर साहब, जिनके ये एक नया टॉपिक आपने छेड़ दिया, इसको तफसील से आपको मौका मिलना चाहिए इज़हार ख्याल का। एक ब्रेक लेता हूँ ताकि आके बस बात को मुकम्मल करें। प्रोग्राम में खुशामदीद। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम कप्तानी से क्यों उतरे, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी डॉक्टर नुमान नियाज सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते सरोगेट मार्केटिंग के हवाले से उन्होंने छेड़ दिया किस्सा। सरोगेट मार्केटिंग बेसिकली ऐसी मार्केटिंग है जिसमें नज़र कुछ आता है और होता कुछ है। तो दो प्लेयर्स पाकिस्तान के ख़ास तौर पे बाबर आजम और रिजवान ने उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। डॉक्टर साहब, आप सरोगेट मार्केटिंग को इस सिलसिले से जोड़ रहे थे, रिजवान का जिक्र आपने किया था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, रिजवान के बाद तो कान तो खड़े हो गए ना उन लोगों के। आपको पता है आसिफ कि हमारा बहुत छोटा सा आउटले है, तो जिनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है उनके इंटरेस्ट PCB में है, PCB वालों के इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है, या कुछ ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं। और आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता। इंजमाम का हमें नज़र आ गया क्योंकि हमने इंजमाम को गिराना था। तो अब उसमें हुआ ये कि बाबर आजम को भी ड्रॉ इन करने की कोशिश की, इन्होंने भी रिफ्यूज़ किया। इनको 250 मिलियन की ऑफर हुई थी एनुअली कि हम आपको 25 करोड़ दे देंगे, ये नहीं माने। अब यहाँ पे आपने एक जो बैक एंडेड इन्फ्लुएंशियल लॉट था, मैं माफिया नहीं कहूँगा, वो आपके अगेंस्ट हो गया। अच्छा, वो जो है ना वो डोर खींचते हैं इवन आपके जो कॉल्ड्रंस ऑफ पावर में क्रिकेट के सीनियर हायरार्की है उनके भी। उसके बाद एक तला रहमानी है जो कि बेसिकली कार्नेगी मेलन का पढ़ा हुआ लड़का है, हार्वर्ड में भी कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, एजुकेटेड रूराइट। उसने एक साया कॉर्पोरेशन बनाई और जिसमें बाकी सारे प्लेयर एजेंट्स होते हैं उन्होंने इनको हायर किया। अब उसका जो एक फर्क था वो ये था कि वो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर प्लानिंग भी करके देता है, और उसकी टीम में मैकेंजी का भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। उन्होंने इनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के थ्रू ये क्लियर कराने की कोशिश की कि प्लेयर्स को साइफॉन किया जाता है। एक आप बना के ले आते हैं कैटेगरीज और एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आप साइन करा देते हैं। पता ये लगा कि जो MFTs ICC ने 5 से 7 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान का शेयर था वो बोर्ड को भेजा, बोर्ड ने उसका तस्करा भी नहीं किया। फिर उसमें शो रील्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इनकी सारी इंगेजमेंट्स, प्लस इन प्लेयर्स को अब वो खटका लग गया था कि ये अपनी ये नहीं करेंगे कि जो PCB कहेगा वो लोगो पहनेंगे, क्योंकि इनके साथ एक्सपीरियंस हो गया हुआ था फ्रेंचाइजेस में। तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दी और एक डेडलॉक हुआ, और उसके बाद बहुत सारी ईगोज हर्ट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं की, जो कि फेल हुए इनको कन्विंस करने में। 5 महीने का डिले हुआ सैलरीज में। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मुकम्मल तौर पे विलन बन चुके थे और टारगेट किया जा रहा था कि इनको हटाया जाए। फिर एक और अलमिया हुआ, अलमिया तो नहीं हुआ, वो हुआ तो बहुत ठीक, कि एक बड़ा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सरोगेशन बैन कर दी गई, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थी, चाहे वो आपकी स्पॉन्सरशिप के ज़िम्मे में थी, चाहे वो आपके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू था, डिजिटल था, ब्रॉडकास्ट था। इससे PCB भी हर्ट हुआ, इससे बहुत सारी फ्रेंचाइजेस भी हर्ट हुई, इससे कुछ ब्रॉडकास्टर्स भी हर्ट हुए। टाइमिंग ये थी कि अहेड ऑफ द ICC वर्ल्ड कप 2023 जहाँ पे मैक्सिमाइज होना था रेवेन्यू जनरेशन। अब हमें और गुस्सा चढ़ा। उसके बाद शक ये हुआ कि ये शायद बाबर आजम और रिजवान है इसके पीछे, जो कि कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस किसी के पास नहीं है। एंड देन ये टीम चली गई आपके सामने वर्ल्ड कप खेलने, और वहाँ पे हॉस्टिलिटी थी कि आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुए हुए थे, बाबर को बाईपास करके वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी से PCB कम्युनिकेट करता था। ये अच्छा, बिल्कुल सही लेकिन बात है। शाहीन शाह अफरीदी, एक सेकंड, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर का जो एजेंट है वो तो सेम है। एजेंट की तला बात अब रहमान। नहीं हो रही। अब
एजेंट की बात नहीं हो रही, अब पर्सपेक्टिव्स और डिज़ाइन चेंज हो गए, अब शेयर ऑफ पावर और कैप्टनसी की बात आना शुरू हो गई। आई सी। ठीक है, अब आपको किसी ने प्रमोट करना शुरू कर दिया और बाबर को आपने रिग्रेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद राशिद लतीफ़ ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि बाबर आज़म जो है उन्होंने कोशिश की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी से बात करने की, वो ना कर पाए। वो तो डिनाई कर दिया अच्छा, ना, चेयरमैन साहब ने डिनाई कर सर दिया, फिर व्हाट्सएप सर वो मैसेज जो भी उनका आ गया एक तो सलमान नसीर के साथ। अनएथिकली वो व्हाट्सएप मैसेज निकाला गया। दूसरा यार आप मेरे से ज़्यादा savvy हो, वो व्हाट्सएप मैसेज देखो तो 5:19 पे बाबर कहता है, 5:19 पे सलमान नसीर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, 5:20 पे सलमान नसीर थैंक यू कर रहा है। उस ऐसे लग रहा था कि कोर्जन में आपने वो मैसेज इस इमेज को नलीफाई नहीं करने तो के अब लिए ये तो डिसाइड करेगी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई डेरोगेशन में जाता है, केस लेकर जाता है तो ये हो मेरा नहीं सकता है। ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि जाने जाएंगे नहीं इन एनी केस। पर्सनल मैसेज विदाउट द परमिशन एक प्राइवेट चैनल पे दिखाना और उसके बाद चेयरमैन का उसको रेफर करना, मतलब दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ द चेयरमैन। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका का ऑल इम्पोर्टेंट मैच जो अगर आप जीत जाते तो शायद आप सेमीफाइनल की रेस में रहते, उससे पहले एक प्रेस रिलीज पीसीबी देता है जिसमें आपको और मुझको कहता है कि यार इनको इनकरेज करो और इनको ये सपोर्ट करो। ये दूसरे पैराग्राफ में वो कहता है कि तुम वापस आओगे ना भाईजी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। और तीसरे में वो कहता है कि मैं तो हमने तो टीम सेलेक्ट नहीं की, ये तो इंजमामुल हक ने और बाबर आजम ने टीम सेलेक्ट की है। सो इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट मेकिंग पाकिस्तान क्रिकेट a laughing stock, custodian and chairman of the board goes on मतलब through the press release और कहता है कि जी मेरा कोई इसमें कमाल नहीं, साइन कौन करता है, फाइनल अथॉरिटी कौन है, इंजमामुल हक को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स कौन लेके आया, बाबर आजम का कैप्टन किसने रिटेन किया। सो आप कैसे ब्रश ऑफ कर सकते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बाबर आजम आपके घर भी आपको मिला, टीम आपसे शेयर की गई थी, आपने कंसेंट दे दिया, टीम सही थी या गलत थी वो हम पहले कह चुके हैं, दैट इज ए सेपरेट डिबेट। अच्छा, उसके बाद ये व्हाट्सएप मैसेज फिर आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अभी चल रहा है, आप इंटरव्यू देने चले गए और आपने एंटायर बाबर स्टांस लगा लिया। फिर बाबर जब वापस आता है 2 घंटे में, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं सकते थे, रिमूव नहीं कर सकते थे, आपके पास हायरिंग एंड फायरिंग की पावर नहीं है बिकॉज ऑफ डे टू डे वर्किंग में है। और अब तो फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ने 15 नवंबर को तंबीह कर दी है कि आपने जो हाई प्रोफाइल ये ताज़ा नोटिफिकेशन आया है, ये बिल्कुल ठीक कह हाँ रहे हो। जी, उन्होंने तंबीह कर दी है कि भाईजान ये नॉट ओनली कि आप फेल हो गए कि आपने अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बनाई, इलेक्शन नहीं करवाए चेयरमैन के, बल्कि आपने तो हाई प्रोफाइल जितनी भी जी हाँ डिसीजन जी। लिए यू आर तो नॉट। डॉक्टर साहब आपने एक बात की कि उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया बीच में। राशिद लतीफ़ साहब को अभी मैं सुना था, वहीद खान साहब के साथ इंटरव्यू उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये इंटरव्यू भी प्लांटेड हो, ये भी बाय डिज़ाइन हो। तो आप इस पे कुछ राय रखते हैं कि इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था ज़का अशरफ साहब ने, वो कैसा था? जो टाइमिंग थी, जिस किस्म के सवालात थे, जिस किस्म के लोग इन्वॉल्व थे, तो आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं इस केस को मीडिया छोड़। में मीडिया में मुझे 29 साल हो गए हैं, माशाल्लाह, सिर्फ 29 साल हुए हैं आपको। सिर्फ 29 साल हो गए हैं, तो आई एग्जैक्टली नो, आपको थीम और कंटेंट और प्रोफाइल से पता लग नहीं, जाता है। इसको कोई ये जाके पकड़ेगा, प्रीमेडिटेटेड इंटरव्यू था, कोई ये केस प्रीमेडिटेटेड। करेगा, कुछ होगा, बाबर आजम की तरफ से केस आएगा या उनकी कंपनी की तरफ से केस देखें, होगा, तभी बातें सामने आएंगी, वरना तो केस कभी नहीं होगा। आसिफ याद रखिएगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जब आपका करियर हो, आप जब लिटिगेशन में चले जाते हैं तो आप रॉन्ग साइड पे गिर जाते हैं आपका, क्योंकि बोर्ड हमारे यहाँ इतनी रैपिडली चेंजेस होती हैं, तो बाबर शुड बाइड हिज टाइम। और आप मुझे बताएं कि आपने 2 घंटे के अंदर कप्तान अनाउंस कर दिए, घंटे में शान मसूद आपके पास था, शाहीन वहाँ पे था नहीं, वरना वो भी आ जाता। ओडीआई का आपने रोक लिया क्योंकि आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाह रहे थे, मेरे से आज लिखवा लें, अगर यही मैनेजमेंट रहती है तो शाहीन ही वनडे का भी कैप्टन होगा, यही आपका डिज़ाइन है। और अगर ये चेंज हो जाते हैं तो थिंग्स विल चेंज। आई पर्सनली फील कि इनका मूड और कुछ था कि वाइट बॉल से हटा दो, क्योंकि आपकी दुर्गत बननी है ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस में, लेट बाबर गो एंड कैप्टन पाकिस्तान इन टेस्ट। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता था कि व्हाट नेक्स्ट, कि मैं और मुझे जो है ये बैक अगेंस्ट द वॉल करेंगे, उसने तीनों टीयर से छोड़ दिया। ठीक है। सो ये कहा, शान मैं मसूद, यहाँ तक ब्लंटली कहूँगा कि ये टारगेट किए गए हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। चलें ठीक है। अब सरफराज अहमद
क्या टेस्ट मैचेस के लिए मौजू नहीं था शान मसूद के होते हुए? शान मसूद बहुत अच्छे कप्तान हो, हमारी दुआ है, लेकिन सरफराज वॉज नॉट अ बेटर चॉइस। आसिफ, इसमें भी दो आरा हो ही नहीं सकती। एक बंदा जिसने पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है, जिसमें कप्तानी में अब लास्ट आईसीसी का टूर्नामेंट जीते हुए हैं और परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में चैंपियन बनाया है टीम को। जब अपना रिकॉल हुआ है उसका, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, शार्प है, टेक्टिकली एप्ट है, स्ट्रेटेजिकली एप्ट है, बैटिंग बहुत आला करता है, कीपिंग अच्छी है। आई पर्सनली फील नेचुरल है टू द थ्रोन। जब तक सरफराज खेल रहे थे, he should have been appointed as Pakistan's Test match captain। और शान मसूद बिकॉज ऑफ इज इवन क्रिकेट के अलावा भी उनके बहुत एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको वाइस कैप्टन किया जाता। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने सरफराज को इग्नोर किया है, जो कि पहले भी आपने ज्यादती की जब रिमूव किया था, अभी भी आपने ज्यादती की जब आपने टेस्ट का कप्तान नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब अगर आपने शान मसूद को कप्तान बनाया है तो वाइस कैप्टन सऊद शकील ऑटोमेटिकली हायर टू द थ्रोन बनता है। 2 साल जब तक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चलती है, ही शुड बी अप्रेंटिस। सऊद शकील के लिए तो आपका बायस है, आपका बायस है। कोई क्या बायस बायस? नहीं। मैं बताऊंगा सर, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके बताता हूं आपको। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रहा था सऊद शकील के लिए आपका बायस है, क्यों? क्योंकि जब उसे कोई नहीं जानता था, आपने पीटीवी के डायरेक्टर की हैसियत से उसको पीटीवी की टीम में रखा और वहाँ से वो खेलना शुरू हुआ, उसका फर्स्ट क्लास पीटीवी से शुरू हुआ, तो ये आपको लेना आप पड़ेगा क्रेडिट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बायस है या नहीं है, मुझे पसंद है। हुआ ये था कि ये यूबीएल में एक ये थे और एक साद अली था, हाँ, तो साद अली को उन्होंने प्रेफर किया, इनको छोड़ दिया। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए थे, उसके बाद कराची ने इनको रखा नहीं। तो मुझे याद है कि हम लोग अपनी टीम बना रहे थे पीटीवी की, हमने फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई किया हुआ था। जी। तो हम उतने पैसे तो नहीं दे सकते थे जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स देते थे, लेकिन मसरूर, अगेन मैं जिनको बच्चों का डॉक्टर और पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट कहता हूँ मसरूर, क्रिकेट, मोहम्मद मसरूर। कमाल मोहम्मद मसरूर, उन्होंने रिकमेंड किया सऊद को और राशिद लतीफ़ कन्विंस हुए। और मुझे याद है कि मोहम्मद वसीम ने जब इनको देखा तो उन्होंने कहा यार ही इज़ द वन। पहले ही सीजन में इसने 3-4 100 किए, हमने इसको कप्तान बनाया, इसने टीम को इतनी अच्छी जेलन करा दिया और द वे ही कैप्टन, तो ये लग रहा था कि एक तो ये बड़ी रेस का घोड़ा है जो उसने प्रूव कर दिया। आपने शायद 2-3 साल उसको लेट लेके आए हैं, उसके ज़ाया किए हैं आपने। तो जिसने आपने उमर बिन यूसुफ तो बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया। तो आई पर्सनली फील कि मैंने क्योंकि देखा हुआ है कि द वे ही कैप्टन हमारी डिपार्टमेंट की टीम, और जो इसमें सिर्फ यहाँ से बहुत तगड़ा है और इसको पता है, क्रिकेट सेवी है, तो आई थिंक ही कैन चलें, होल्ड आपने वजाहत कर दी, ठीक है। पिछला जो कायजन ट्रॉफी का सीज़न हुआ था उसका फाइनल सिंध की टीम खेली थी, उसके भी कप्तान यही थे, क्योंकि उस ज़माने में सरफराज कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन सरफराज बिकॉज ऑफ सम अदर एंगेजमेंट्स, सरफराज और कुछ लड़कों को बुला लिया था पीसीबी ने, लाहौर में हुआ था, उसने भी कप्तानी इन्होंने की थी। तो डॉक्टर साहब, अब क्रिकेट बोर्ड का जो सिलसिला चल रहा है पिछले दिसंबर से लेके अब 1 साल हो गया है, क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है। आपको क्या लगता है 2 महीने के बाद इनको एक्सटेंशन तो नहीं मिलता? वो तो जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा हुआ है, क्या मुस्तकबिल क्रिकेट बोर्ड का आप देख रहे हैं? देखिए, नोटिफिकेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आगे का हवा पकड़ा हुआ है 15 नवंबर का नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक्सटेंशन ना मिले, नहीं मिलेगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, पॉलिटिकल, अभी आपके जनरल इलेक्शंस होने हैं, आपका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स का होता है, देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किसकी होती है, कैसे होती है। वन, आई पर्सनली फील कि इस क्रिकेट बोर्ड का कोई फ्यूचर होना नहीं चाहिए। जो अभी इंटरिम कमेटी है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, आई थिंक केओटिक है और मोस्ट एबिस्मल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, के प्रायोरिटीज़ को आपने स्ट्रीमलाइन ही नहीं किया। वो हर वो काम कर रहे हैं जो आपने नहीं करना, और आपने वो काम किया है जो करना है। नहीं, देखिए, आप आप मुझे कहने दीजिए ना, पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, सही है। इंडिया में तो जय शाह साहब, वो तो अमित शाह के बेटे हैं जो होम मिनिस्टर है, वहाँ भी पॉलिटिकल फिगर ही हेड है, तो वहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कैसे? इसलिए कि वो पॉलिटिक्स अपनी ज़रूर करते हैं और इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी क्रिकेट जो है वो क्रिकेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, कॉर्पोरेट सेवी एक्सपर्ट्स और ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट है। तो आपने उनका प्रोडक्ट देख लिया। श्रीलंका का भी जो है वो आपको लग पता गया होगा कि आईसीसी ने बैन क्यों किया है, क्योंकि अर्जुना राणा ने ओपनली
जे शाह को चैलेंज किया और क्रिटिसाइज किया। आई सी। और जो चेयरमैन आउटगोइंग थे श्रीलंकन बोर्ड के, वो लैप डॉग हैं जे शाह के। सो ये इवन ये सरोगेट कंपनीज हैं वहाँ पे फ्लरिश कर रही हैं इन श्रीलंका। तो वहाँ पे ये चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसलिए वो बैन हो गए। पाकिस्तान बैन तो नहीं शायद होएगा, लेकिन अगर आपने इसी तरह की मैनेजमेंट रखी तो आईसीसी की ग्रांट पे आप कब तक चलेंगे? आप अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, मॉडर्न टेम्पलेट्स एक्वायर नहीं करेंगे, आप फ्यूचर में आप देख लेंगे आसिफ, क्रिकेट पोलराइज हो गई हुई है। जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो और किस्म की प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, साइंटिफिक क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें फाइनल में देख लिया कि आउट स्मार्ट, आउट थॉट कर दिया, हैरान कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। तो आप लोग बहुत पीछे हैं और आप इररेलेवेंट होते जा चलें, रहे हैं। और किसी को समझ ना आई तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं हॉकी और स्क्वॉश की तरह ओब्लिवियन में ना चली जाए। चलें, आपने बात की ना कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं नीचे इंडिया में, जो उनकी एसोसिएशन है वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ज़रूरत नहीं है उसको कि वो बीसीसीआई से पैसे ले, वो रन कर सकते हैं चीज़ों को। तो पाकिस्तान में तो ये है कि जो काबिल है उसको उठा के पीछे कर दिया, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स बना दिए, किसी को कहीं लगा दिया। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इतने काबिल बिल्कुल। लोगों को लेकर आते हैं, पीछे कर देते हैं। तो सर यही है ना कि आप अपना देखें, एक तो इनसिक्योरिटी है, दूसरा आप रेजिस्टेंस टू चेंज है। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो आप एक्सपर्ट इसलिए नहीं रखते कि आप वल्नरेबल और एक्सपोज हो जाते हैं। जब तक आपका सेल्फ सीकिंग बिहेवियर होगा और सेल्फिश इंटरेस्ट होंगे, और जब नॉन क्रिकेट एसोसिएटेड लोग आप बोर्ड को रन करने के लिए लेके आएंगे, तो फिर यही बाय प्रोडक्ट होगा जो हमारे पास है। क्योंकि जो डायरेक्टर्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ, अब देखिए क्रिकेट जो चला रहे हैं वो आपने सही कहा, नॉन क्रिकेटर ही हैं। अगर वकील हैं, सलमान नसीर साहब हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, तो इस तरह से तो वो बैठ के बाबर आजम से, वहाब रियाज से, हफीज़ से वो बातें कर रहे हैं। तो ये सही कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हफीज़ पे बात ख़त्म करता हूँ, प्रोग्राम में वक्त भी कम है। हफीज़ क्यों नहीं अब तक हेड कोच उनको अनाउंस क्यों नहीं किया? वो हेड कोच की तरह आज काम तो कर रहे थे टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप पे। काम वो सारा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, टीम के साथ भी जाएंगे एज टीम डायरेक्टर। लेकिन जो उनको वो मिल रही रेम्यूनरेशन, वो दोनों की मिल रही है एज हेड कोच। मिकी आर्थर को उन्होंने रिप्लेस किया, क्यों नहीं किया? ना आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, ना आपकी प्री क्वालिफिकेशंस है, ना कोई एक्रेडिटेशन है, ना कोई लेवल 1-2 किया हुआ है, ना कोई सैम्पल साइज है। स्टूडियो से आप निकले हैं और आप सीधा पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन गए। आपने किसी क्लब की टीम को भी कोच नहीं किया हुआ। नथिंग अगेंस्ट हफीज़, बट प्रोसीजर जो है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। महीना पहले आप रिज़ाइन कर रहे हैं जो अपनी टेक्निकल कमेटी से, अब आप वापस आ रहे हैं एक लिबरेटेड पैकेज के साथ। सो आई पर्सनली फील ये रीज़न है। और दूसरा आपको एक और चीज़ बताऊं, ज़का अशरफ साहब इज़ वेरी सेंसिटिव टू मीडिया क्रिटिसिज्म। 90% मीडिया तो उन्होंने जेब में डाल लिया हुआ है। जो हम जैसे 2-4 शेर रह गए हैं, उनसे वो इंटिमिडेट यकीनन नज़र आता है कि होते हैं या हो सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि वो फिर इस किस्म की डिसीजंस जो हैं उन पे कबाहत आती है और वो फिर नहीं करते। अभी उमर फारूक कल्सन का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त तक नहीं हुआ और एक, और उनको नहीं हुआ। और जो टीम के साथ जिनको बुलाया था और उमर फारूक को भेजा था वो भी रिज़ाइन कर गए, एहसन इफ्तिखार नागी। यार एहसन इफ्तिखार नागी ने ठीक किया कि मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आप नीजर रिएक्शन में, क्योंकि आपको पीछे से पंप किया जा रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप सैक करके एक इंटेग्रिटी हर्ट करके आप अपने एक ऑफिशियल को बुला लेते हैं। और यार इतनी क्या लुट पड़ गई थी? कोई मॉरल टर्पिट्यूड तो नहीं हो गया था? कोई मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया था? सो यू शुड हैव अलाउड हिम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट एंड देन आस्क ऑन हिज वे बैक, आप उनको इन्वेस्टिगेट करते, आप उनकी इंक्वायरी कर देते। लेकिन यही अभी आपने जो नाम लिया उमर फारूक, वो वैसे ही शुरू से इंटरेस्टेड थे टू बी विद द पाकिस्तान टीम एज मीडिया मैनेजर। तो अब तो नहीं जा रहे मीडिया मैनेजर, अब तो ऑस्ट्रेलिया तो रजा राशिद जा रहे हैं। तो ये क्योंकि तो अब हमने सारी मैनेजमेंट चेंज कर दी है और अब हमने ट्रस्ट करना उन पे छोड़ दिया जिन पे हम पहले बहुत ट्रस्ट कर रहे थे। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मिडिल बिटवीन द लाइंस बातें कर रहे हैं आप। ट्रस्ट नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि आप अपनी टीम एक लेके आए हैं जिनमें देखें डीएमजी ग्रुप का एक जो है वो पंजाब में चीफ सेक्रेटरी रहा हो, हाँ, फैंटास्टिक सिविल सर्वेंट हो। अब मैनेजर पाकिस्तान टीम बिलो पार है उनके लिए। इससे पहले भी और रह आप चुके, इससे पहले हाँ, हाँ,
अच्छा, अब आप आगे अगेन आप बहुत डिसिप्लिन ठीक करते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आपको एक्सपीरियंस है, नोबडी कैन टेक दैट अवे। लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है, एक सब्जेक्ट है। और आप बजाय के वो रेलेवेंट लोग लेके आए, आप इनको लेके आए। आपने रेहानुल हक को सैक किया क्योंकि उनकी एसोसिएशन पिछले क्रिकेट बोर्ड के साथ थी। आपने मिकी आर्थर को आप सैक नहीं कर सकते थे, ग्रांट ब्रैडबर्न को, उनको आपने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पोस्ट कर दिया क्योंकि आपके पास हायरिंग फायरिंग की इस वक्त पावर नहीं है। तो क्लियरली प्री मेडिटेटेड है, अपने बंदे आप लगाना चाह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ मेरिट और रिगार्डलेस ऑफ एग्जीक्यूशन। रिगार्डलेस सो ऑफ, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि मिकी आर्थर अगर मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करें, ग्रांट यार ब्रैडबर्न अगर है तो उसको इस्तेमाल करें, टीम के साथ लगा के रखते हैं उनको। मेरा भी यही कहना है। आसिफ आसिफ आपने क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंस तो कोई नहीं दी जो आपके टीम डायरेक्टर ने वर्ल्ड कप की रिपोर्ट दी है, टूर रिपोर्ट। आपने तो मैनेजर की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी, आपने तो हेड कोच की भी नहीं पढ़ी। बट जो मिकी आर्थर की टूर रिपोर्ट है ना, जिस प्रोफेशनल अंदाज में वो बनी हुई है, जिसमें कई जगह पे उन्होंने बाबर आजम को रगड़ भी दिया हुआ है मैनूवर्स पे और डिसीजंस पे और ऑन ग्राउंड कैप्टनसी पे। यार वो रिपोर्ट मैं बेट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मैनेजर जो हम देखते हैं टीम का, वो उस तरह नहीं बना सकता, या हेड कोच वो रिपोर्ट नहीं बना सकता। वकार यूनुस की रिपोर्ट आपको याद है? वकार यूनुस की रिपोर्ट भी छपी थी सर एक वर्ल्ड कप सर के वो बाद वो भी सर वो किसी रिपोर्ट पे और तरह इल्ज़ाम आया थी। था, किसी पर ये तो इल्ज़ाम लगा था इतनी कि वकार ने लीक कर दी और उन्होंने छाप दी, आपको लेकिन याद ये तो होगा। इतनी हाँ, ये तो इतनी प्रोफेशनल रिपोर्ट बनी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। चलें डॉक्टर साहब, आपसे फिर किसी वक्त बैठ के तफसील से और ये बात लीक करेंगे। नहीं हो रही, और ये लीक नहीं अच्छा, हो ये रही। लीक नहीं हो रही। चलें डॉक्टर साहब, मैंने कहा जैसे एक फिर आपके साथ बैठूंगा, फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम के दो हिस्से थे। एक मुख्तसर हिस्सा शुरू में आकिब जावेद की गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई, उसके बाद फिर डॉक्टर नुमान नियाज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत तफसील से बहुत सारे मौज़ूआत पर हमने बात की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।